सॉइल। नदियों के कारण हमारे देश में मृदा यानी मिट्टी पर बहुत गहरे प्रभाव होते हैं। भौगोलिक दृष्टि से पड़ने वाले प्रभावों को हम मुख्य रूप से 5 भागों में बांट सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र, भाबर, तराई, बांगर और खादर। मृदा। भारत की मृदा स्थिति को समझने के लिए हम भारत के उत्तर में स्थित शिवालिक पर्वत श्रृंखला का उदाहरण लेंगे। पर्वतीय क्षेत्र चट्टानों और पत्थरों से बने धरती पर ऐसे उभार हैं जिनकी ऊंचाई हजारों मीटर होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा का रूप पथरीला होता है। यहाँ ग्लेशियर होते हैं जिनसे विभिन्न नदियाँ निकलती हैं। यहाँ खेती करना बहुत ही कठिन होता है और ऊंचाई के कारण नदियाँ बहकर भाबर और तराई के क्षेत्रों की ओर चली जाती हैं। भारत के उत्तर में स्थित शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ और उनसे पहले हिमालय पर्वत श्रेणी पर्वतीय क्षेत्रों का अनुपम उदाहरण है। यदि श्रृंखला की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रेणी आएगी, उसके बाद भाबर क्षेत्र, फिर तराई के क्षेत्र, उसके बाद नदियों के साथ साथ खादर क्षेत्र और नदियों से कुछ दूर बांगर क्षेत्र होते हैं। चलिए एक एक करके सभी को समझें। भाबर क्षेत्र। हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें इत्यादि नदी अपने साथ बहाकर नीचे ले आती है। नदियां इन्हें पहाड़ों से लगभग 8 से 16 किलोमीटर की दूरी तक लाकर छोड़ देती हैं। भारत में हमें शिवालिक पर्वत श्रेणी से उतरते ही यह भाबर क्षेत्र देखने में मिल जाता है। भाबर क्षेत्र की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ बड़े बड़े पत्थरों के कारण नदियाँ गायब सी हो जाती हैं और आगे जाकर तराई के क्षेत्रों में दोबारा दिखाई देती हैं। भाबर क्षेत्रों में खेती संभव नहीं है। पत्थरों में खेती होगी भी कैसे? कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए, यहाँ तो बस वही पेड़ उग सकते हैं जिनकी जड़ें बहुत गहरी हों। याद रखिएगा। तराई क्षेत्र। तराई के क्षेत्रों में नदियाँ दोबारा से प्रकट हो जाती हैं। यहाँ घने वन होते हैं और वनों के होने के कारण यहाँ अनेक प्रकार के जानवर भी मिल जाते हैं। तराई के क्षेत्रों को समझने के लिए हम भारत के कुछ उदाहरण देखेंगे। जिम कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड और काजीरंगा नेशनल पार्क असम। ये दोनों बहुत बड़े वनीय क्षेत्र हैं जिन्हें तराई का क्षेत्र भी कहा जाता है। तराई के क्षेत्र भाबर के बाद 20 से 30 किलोमीटर तक हो सकते हैं। भाबर और तराई के क्षेत्रों में मुख्य अंतर। भाबर क्षेत्र हिमालय के पहाड़ों के बाद 8 से 16 किलोमीटर दूर तक हो सकते हैं, जबकि तराई के क्षेत्र भाबर क्षेत्र के बाद 20 से 30 किलोमीटर की दूरी तक फैले हो सकते हैं। भाबर क्षेत्रों में खेती संभव नहीं, क्योंकि यहाँ पत्थर, चट्टानें इत्यादि बहुत अधिक होते हैं, जबकि तराई के क्षेत्रों में वनों की संख्या बहुत अधिक होती है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर भी मिल जाते हैं। भाबर क्षेत्रों में नदियाँ विलुप्त सी हो जाती हैं। इसका मुख्य कारण है बड़ी बड़ी चट्टानें और पत्थर, जबकि तराई के क्षेत्रों में नदियाँ दोबारा से प्रकट हो जाती हैं। इस तरह भाबर और तराई के क्षेत्रों में मुख्य अंतर समझे जा सकते हैं। खादर क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ नई जलोढ़ मृदा होती है। प्रत्येक वर्ष नदियां अपने साथ मिट्टी बहाकर लाती हैं। यह मिट्टी खेती के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस मृदा या मिट्टी में भरपूर मात्रा में मिनरल्स होते हैं। इसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी का यह क्षेत्र नदियों के किनारे होता है। नदियों के किनारे जलोढ़ मिट्टी के इस क्षेत्र को खादर भूमि कहा जाता है। नदियों के पास इस क्षेत्र में हर साल बाढ़ आती है। बाढ़ का पानी भी खादर भूमि को बांगर की तुलना में अधिक उर्वरा शक्ति प्रदान करता है। यहाँ की मिट्टी की पहचान है कि वह रेतीली होती है। खादर भूमि की पहचान नदी के पास डेल्टा या बाढ़ निर्मित मैदान होते हैं। बांगर भूमि। बांगर भूमि क्षेत्र भी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होता है, पर इसे पुराना जलोढ़ कहा जाता है क्योंकि यह क्षेत्र नदियों से कुछ दूर होता है और इस वजह से बाढ़ नहीं आने के कारण इस मिट्टी की तुलना में खादर भूमि अधिक उपजाऊ होती है। बांगर मिट्टी की पहचान होती है कंकड़ व कैल्शियम कार्बोनेट युक्त मृदा और बांगर भूमि का क्षेत्र नदियों से कुछ ऊंचाई पर स्थित होता है,
लगभग 30 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई। खादर और बांगर के मुख्य अंतर को इस तरह से भी समझा जा सकता है। खादर उस क्षेत्र को कहते हैं जो नदियों के बिल्कुल पास होता है और प्रत्येक वर्ष यहाँ बाढ़ आती है, जिसके कारण जलोढ़ मिट्टी जमा होती है और यह भूमि उपजाऊ हो जाती है। जबकि बांगर भूमि का क्षेत्र बहुत पहले कभी बाढ़ प्रभावित होता है और वहाँ की मिट्टी पुरानी हो जाती है, जिसके कारण वहाँ की उर्वरा शक्ति कम होती है। खादर क्षेत्र की भूमि रेतीली होती है परंतु उपजाऊ भी होती है। खादर भूमि का क्षेत्र नदियों के पास होता है, जबकि बांगर का क्षेत्र नदियों से कुछ दूर और ऊंचाई पर भी स्थित होता है। खादर और बांगर को लेकर लोग अक्सर असमंजस और भ्रम की स्थिति में पड़ जाते हैं। इससे बचने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। खादर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि खादर अर्थात खाद, जहां प्रत्येक वर्ष खाद डालने की आवश्यकता पड़े, नई मिट्टी। खादर को आप खेती से भी जोड़कर देख सकते हैं, जहां खेती बहुत अच्छी होती हो। वह सभी क्षेत्र नदियों के पास ही होते हैं, इसलिए उस भूमि को खादर कहा जाएगा। जबकि बांगर उस भूमि को कहा जाएगा जो नदियों से कुछ दूर और ऊंचाई पर स्थित होती है। चलिए एक ही स्लाइड में सभी क्षेत्रों को क्रम से देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र, फिर भाभर, जहां नदियां अपने साथ पत्थरों को पहाड़ों से नीचे ले आती हैं। उसके बाद तराई के क्षेत्र, उसके बाद मैदान में नदियों के साथ साथ खादर उपजाऊ क्षेत्र, जबकि नदियों से कुछ दूरी पर बांगर क्षेत्र। आशा है आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू।